जवाब ले लेती हूँ गौरव भाटिया जी, उसके बाद आप आइएगा। इसकी मुखालफत अगर कोई कर रहा है, ठीक है, अब बिल्कुल अगर कोई मुखालफत कर रहा है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जता रहा है। राकेश सिन्हा जी वो कह रहे हैं देखिए न जाने कितने लड़कों को 10-10 लाख रुपए का नोटिस पकड़ा दिया गया है। अगर कोई सड़क पर उतर कर कोई बिल है जिसको लेकर सरकार आई और एक तबका उसको नहीं मान रहा है तो उसको प्रदर्शन करने का अधिकार तो है ना, या उसको भी रोक देगी सरकार? राकेश सिन्हा जी, और ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भरोसा कायम करे उन लोगों के भीतर जिनके अंदर अभी भी इस बात को लेकर एक विश्वास पैदा नहीं हो पाया है। चित्रा जी, लोकतंत्र में विरोध करना, प्रदर्शन करना उसका इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है। लेकिन लोकतंत्र में जनता को भड़काकर सिविल वार की नौबत लाना यह घोर निंदनीय कार्य है। आप एक चीज़ बताइए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में शाहीन बाग का जो पूरा मकसद आया था, मामला आया था, इतने दिनों में किस मुसलमान की नागरिकता छिन गई? पूरा मूवमेंट किस आधार पर था बताइए? जो एक 80 साल की बूढ़ी औरत जो मूवमेंट में आई थी बेचारी, वो क्या कह कर आई थी कि तुम्हारी ज़मीन ज़्यादा छिन जाएगी, नागरिकता छिन जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जो यंग लड़का आया वो क्या सोच कर आया कि आगे आने वाले समय में उसकी नागरिकता छिन जाएगी? मोदी जी के रिजिम में 50 लोग यूपीएससी कम्पीट कर रहे हैं जो आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं हुआ, और कह रहे हैं नागरिकता छिन जाएगी। ठीक उसी प्रकार तीन बात मैं बोलता हूँ, ये कोई भी मुस्लिम नेता इसको गलत कह दे कि 12,000 करोड़, जो मैं पहले आपको 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी, एनुअल आमदनी इससे होनी थी, शाश्वत कमेटी ने कहा, और 163 करोड़ होता है, 163 करोड़ एनुअल आता है, 12,000 करोड़ आना था। यह शाश्वत कमेटी का गठन यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी ने किया था। एक अब बताइए, अगर मोदी जी 12,000 करोड़ ला रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ला रहे हैं, या हिंदुओं के ला रहे हैं, या तिरुपति के मंदिर के लिए ला रहे हैं? उससे तो मुसलमानों के पास ही जाएगा। हाँ, वह जिनके पॉकेट में जाता है नहीं जाकर सामान्य मुसलमान, जो सामान्य व्यक्ति रोड पर है वो जाएगा। दूसरा बता दें, कोविड काल में जो मुसलमान बच्चे ऑर्फन हुए उनको वक्फ बोर्ड ने क्या किया? इतने वर्षों से जो डिवोर्सीज हुई हैं, जो तलाकशुदा हैं, या जिनके पति का निधन हो गया, इतनी कितनी महिलाओं को इन्होंने मदद की है वक्फ बोर्ड के लिए जो असाइंड वर्क था, जो वक्फ बोर्ड स्वयं क्लेम कर। दो, तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि 1995 के बहस में मुर्शिदाबाद से कांग्रेस के मेंबर, सीपीएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा था, जब अमेंडमेंट बिल यूपीए सरकार लाई थी, कि भाई इसका सेकुलर कैरेक्टर तभी बना रहेगा जब इसके मैनेजमेंट में, जो सिविल लॉ का हिस्सा है, जब नॉन मुस्लिम भी रहेंगे। बताइए, वो जब सीपीएम वहाँ कह रही थी तब तो ठीक था, तब राहुल गांधी की पार्टी को ठीक लग रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसके एक सेकुलर कैरेक्टर को खड़ा किया है। भाई ये देश सेकुलर देश है, इस सेकुलर देश में कहेगा मुसलमानों के लिए मुसलमान, फॉर द मुस्लिम, ऑफ द मुस्लिम एंड बाय द मुस्लिम, यह नहीं चलेगा। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल चलेगा। डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। ठीक है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं वक्फ को समाप्त करेंगे, एक बात चित्रा जी मैं बता दूं आपके जो सुन रहे हैं उनको प्रबोधन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा इंडेक्स ही बदल गया है, हम खेल का मैदान ही बदल गया है। 1954 में जो बिल आया था, पूछिए किसने वक्फ की मांग? किसी ने नहीं मांग की। एक प्राइवेट मेंबर बिल था, उसका लॉ मिनिस्टर सिलेक्ट कमेटी में भेज के चेयरमैन बन गए, उसको सरकारी बिल बना दिया एक तरह से, और वक्फ बिल आए। उस वक्त जो उदाहरण दिया था वो सबको पढ़ना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ, आपका डिबेट प्रबोधन के लिए होता है, इनलाइटनमेंट के लिए होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं तो लोग कहेंगे आप 54 में क्यों जा रहे हैं, तो कहाँ जाएं? अगले महीने का डिबेट करते रहें। 54 के उसमें कहा था, पस्सर जी थे, जलगांव के एमपी थे, ऐसे कई लोग थे, काने साहब थे जो बड़े सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई मुंबई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए है, क्यों अलग से बना रहे हैं वक्फ बोर्ड? हाँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अभी जो अमित शाह जी ने अमित शाह जी ने कहा कि भाई आपके धार्मिक मामलों में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग, इसके लोकतांत्रिकरण और इसका सही प्रबंधन, इसमें सरकार ने हस्तक्षेप किया। क्या पार्लियामेंट को इतना भी अधिकार नहीं है? ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतिहास में की गई गलतियों को मौजूदा बीजेपी की मोदी सरकार दुरुस्त करने का काम कर रही है। मैं आपके पास आऊंगी, जल्दी से गौरव कपूर जी को भी दिखा दीजिए, एक टिप्पणी ले लेती हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप नेता हैं और आज तो जबरदस्त तरीके से एक तरफ जहां पर बिल फाड़ दिया गया सदन के भीतर, तो एक लोगों ने अपना जैकेट ही फाड़ दिया, इनके विधायक ने। अब गौरव कपूर जी, आप ही की सरकार है वहां पर,
आप ही के स्पीकर, वहां पर बिल फाड़ा जा रहा है, वहां पर जैकेट फाड़ देने से क्या हो जाएगा गौरव कपूर जी? ये तो संसद से पास कानून है ना, संसद ने पास किया है, इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। देखिए चित्रा जी, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। आज जो आप जम्मू विधानसभा असेंबली में जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप देखिए वहां हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि जम्मू कश्मीर की पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी स्टेट्स हैं सबकी असेंबली जो है वो वहां आप अपनी बात को रखते हैं, जहां पे आपका मसला जो है जिसको आप उजागर करते हैं। आप देखिए हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि वहां असेंबली में हम चाहते थे इसके ऊपर डिबेट हो, इसके ऊपर रेजोल्यूशन हमने लाया था कि हम चाहते हैं कि वक्फ बिल जो पास किया है पार्लियामेंट ने उसके ऊपर वहां बहस हो, उस पर डिस्कशन हो। आप देखिए, आप मुझे बताइए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहूं, जहां पे ये इस तरीके का ये जो देना चाहता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति तो भाजपा तो शुरू से करती आई है। देखिए जहां ये आज बात कर रहे हैं, आज इस बिल को जब लोकसभा में पास किया गया तो 280 से ऊपर एमपीज थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट जो है वो वोटिंग की। इट्स मीन के हिंदुस्तान की 40% वो लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 40% से ऊपर। वो क्या सारे मुस्लिम्स नहीं है, उसमें हिंदू कम्युनिटी के भी लोग भी हैं। तो इसलिए आप मत ये सोचिए कि इसको ये कोशिश करें चाहे हिंदू मुसलमान रंग देने की, लेकिन लोग विरोध में अगर वोट करते तो लोकसभा से पास कैसे हो जाता है सर? कहां से लेकर आते हैं ये आंकड़े आप? हाँ, पास हुआ है क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में थे, तभी तो थे। और आपके आंकड़े गलत है, मैं दुरुस्त कर देती हूं। बिल्कुल, लेकिन आप ये भी तो देखिए 230 से ज्यादा तो इसके अगेंस्ट वोटिंग हुई। हाँ, तो हिंदुस्तान की 40% जो अवाम है उसके नहीं, लेकिन आप ये चीज भी तो देखिए, आप ये मत देखिए कि इसको पूरे फुल मेजोरिटी से कोई 500 प्लस से एमपीज ने इसको एक्सेप्ट किया है। अच्छा, हमारे दर्शकों को बताइए 500 प्लस से वो कौन सा बिल है जो लोकसभा से पास हुआ है? आज दर्शकों की जानकारी के लिए, मेरे पास नहीं है जानकारी, आप बता दें। नहीं, 500 प्लस वोट कौन से बिल को मिला है गौरव कपूर जी, बताइए आप। लोकसभा मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं, आप आप इस एंगल को क्यों नहीं देखा जा रहा कि जिस एंगल में मोर देन 40% रिप्रेजेंटेटिव्स एमपीज जिन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया है, तो उसमें सारे मुस्लिम तो नहीं है, उसमें भी तो है जो अलग कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। लेकिन जहां तक आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं असेंबली की, वो तो हमारा फंडामेंटल राइट था। हम चाहते थे उसको, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्टेट ऐसी है हिंदुस्तान की जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, तो वहां के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपनी बात को रखना चाहते थे। वहां बिल्कुल उनको सुनना चाहिए था, उनको बात करनी चाहिए थी। लेकिन ये बीजेपी बिल्कुल चाहती नहीं थी उसके ऊपर किसी इस तरीके की डिबेट हो, तभी तो उन्होंने वहां अंदर सिस्टम डायरेक्ट डिस्टर्ब किया ताकि इसके ऊपर कोई डिस्कशन ना हो पाए। आप जो भी था, हम अगर आज बात करना, हमने रेजोल्यूशन लाया, 2 दिन पहले हमने मीटिंग की, उसमें हमने 2 रेजोल्यूशंस अपने पास किए। और आपने यहाँ ये अभी मैं देख रहा था भाटिया साहब बात कर रहे थे फंडामेंटल की बात कर रहे थे, फंडामेंटल राइट से डेमोक्रेटिक वे है हिंदुस्तान में। आप देखिए कुछ दिन पहले जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार बनी, उसके और एलजी प्रशासन की भी डिवीजन हुई कि कौन से कितने हद तक आप देखेंगे, कितने हद तक हम देखेंगे। लेकिन इन्होंने जम्मू कश्मीर की उस चीज में जाके इंटरफेयर किया एलजी सरकार में जो उनके डोमेन में आती नहीं थी। 48 से ज्यादा ऑफिसर्स की ट्रांसफर कर दी गई अपनी पावर का मिसयूज करते हुए। सर, ये सारी चीजें तो आप इलेक्शन के पहले की बात बता रहे हैं ना, ट्रांसफर कर दिया गया, ये कर दिया गया। मैं बिल पर आ जाती हूँ। मेरा ये सवाल है कि आप लोग सदन में चाहते थे, आपके स्पीकर, आपके मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी, बहुमत आपका है, उसके बावजूद आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन उसी मैं दूसरी तरफ ले लेती हूँ जवाब। आतिफ रशीद जी, पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। आतिफ रशीद जी, मुसलमानों के भीतर एक भरोसा पैदा करना होगा जिसको लेकर सरकार क्या अभी तक नाकाम नजर आ रही है, इस वजह से ये हालात बने हैं देश के भीतर। देखिए चित्रा जी, बात असल में ये है कि जिस दिन ये पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया उस दिन से तथाकथित कुछ वक्फ बोर्डों के ठेकेदार, मुसलमानों के ठेकेदार, चाहे उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या और ऐसी तंजीमें हो, उन्होंने गली गली गांव-गांव घूमना शुरू करा। माइक लेके कंधे पे, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी कि ये आपकी संपत्ति छीनने के लिए कानून लाया जा रहा है, आपकी मस्जिदें छीनने के लिए कानून लाया जा रहा है, आपकी जो है कब्रिस्तान छीनने का कानून लाया जा रहा है। मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ चित्रा जी कि वक्फ बोर्डों की पूरे हिंदुस्तान में 8.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है और तकरीबन 37,000 एकड़ है। उसमें से केवल 14% संपत्ति पे ही दरगाह, कब्रिस्तान और मस्जिद है। बाकी 86% संपत्ति जो है वो कमर्शियल है
और बिल्कुल प्रोमिनेंट ऐसी लोकेशन पर है जिसका किराया, जिसका रेंट करोड़ों खरबों रुपए में होना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं कि दिल्ली में, आप मेरी आवाज आ रही है चित्रा जी? बिल्कुल आ रही है, बोलें। हेलो, आ रही है सर, बोलिए। हेलो जी, चित्रा जी, दिल्ली में ये ताज होटल है। दिल्ली का ताज होटल भारत सरकार की जमीन पर है और वो भारत सरकार को 150 करोड़ रुपए ईयरली का वो देता है किराया जी। वहीं बेंगलोर में आईटीसी का एक होटल है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। आपको जानकर हैरानी होगी, वो अब से कुछ समय पहले तक तो 12,000 रुपए महीना किराया देता था वो आईटीसी होटल, 12,000 रुपए महीना। अब जाके वो 50,000 रुपए महीना हुआ है। आप समझिए, पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जितनी इनकम है उतनी इनकम एक अकेला दिल्ली का ताज होटल देता है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? अभी आप, इनको सबको प्रॉब्लम है कि वक्फ बोर्ड में हिंदू आ जाएगा। हज कमेटी, हज से पवित्र यात्रा तो कोई नहीं है ना जी। हज कमेटी में 4 मेंबर हैं हिंदू, वहां पर किसी को क्यों ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? उसमें 4 मेंबर हैं हिंदू, हज का सारा काम पहले स्मृति ईरानी जी देख रही थी, आपको उसमें क्यों ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? अभी किरण जी देख रहे हैं, आपको उसमें क्यों ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? गैर मुस्लिम है वो तो। बात यह है कि असल में हज कमेटी में फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है। आप किसी भी विरोध करने वाले से अगर चित्रा जी पूछेंगे कि आपको विरोध किस बात का है, तो उनको 2 ही पॉइंटों पर ऑब्जेक्शन है कि इसमें सीएजी क्यों इन्वॉल्व कर दी गई, एक बात। दूसरा इन्वॉल्वमेंट ये कि आपने इसमें हिंदू मेंबर, बार बार पार्लियामेंट के पटल पर गृह मंत्री जी ने, अन्य लोगों ने, आप जो अमेंडमेंट आया है उसको पढ़िए ना। ठीक है। आज सच्चर कमेटी ने 2006 में ये कहा था कि जितनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उससे 12,000 करोड़ रुपए की इनकम एक साल में जनरेट हो सकती है। आप सोचिए, क्या किसी वक्फ बोर्ड भिखारी बना हुआ है? हर राज्य का वक्फ बोर्ड, आप न इमाम को तनख्वाह दे सकते हैं, ना मौजिम को तनख्वाह दे सकते हैं, ना आप कब्रिस्तान का देख रखाव कर सकते हैं। इवन वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइयों को 6-6 महीने 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं ना आतिश रशीद साहब, जो ये बेंगलोर कह रहे हैं में, कि हमारे कर्नाटका मस्जिदों में पर जो हमला होटल है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं मुबारक गुल, वो कह रहे हैं ये हमारे धर्म का मसला है, इस पर बहस होनी चाहिए। ये कानून हमारी मस्जिदों पर सीधा हमला है और अगर इस पर बहस नहीं होने दी तो लगातार हम हंगामा इसी तरह से बर्पा कर रखेंगे। वो इसको मस्जिदों पर हमला करार दे रहे हैं। मुझे बताइए, हंगामा में कैसे 14% संपत्ति पर केवल मस्जिदें और कब्रिस्तान है। 86% जमीनें जिनसे छीनी जाएंगी दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कर्नाटका में, कोलकाता में, जिन्होंने 1 रुपए के पट्टे पर 1 करोड़ रुपए महीने की जमीन 1 रुपए के पट्टे पर 100 साल की लीज पर ले रखी है, उनको खतरा है इस वक्त एक्ट से। उनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अब इसमें सीएजी आ गई, अब उनको जवाब देना पड़ेगा ना। ठीक है। दिल्ली में आईटीओ की प्राइम लोकेशन जिसका 100 करोड़ रुपए महीना किराया होना चाहिए, वो सिर्फ 100 रुपए महीना किराए पर क्यों दी गई है? वहां पर वक्फ की स्थापना किस लिए हुई थी चित्रा जी? वक्फ की स्थापना इसलिए हुई थी कि मुस्लिम विडोज को भत्ता मिलेगा, जो मुस्लिम यतीम बच्चे हैं उनको उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया जाएगा, उनके स्कूल बनेंगे, उनके अस्पताल बनेंगे। जवाबदारी तय करनी पड़ेगी ना। अब आपने 1 रुपए के पट्टे पर 100 करोड़ रुपए महीने की जगह 1 रुपए के पट्टे पर 100 साल के लिए उठा ली। बताइए, अब आपने यहाँ से कितने स्कूल खोले, बिल्कुल, कितने कॉलेज खोले, वाजिब सवाल है ये। बेवाओं को आपने बता दिया, उनके पास जवाब नहीं है। बिल्कुल, तो उनको एक्चुअली उनको प्रॉब्लम है। और